Hello everyone, welcome to NS Academy. So we are going to discuss the ISI BStat 2025 UGA paper. It was conducted on 11th of May, so basically today. And we have the paper. So this is the question paper. Now I have analyzed the question paper completely, and you will find the solutions and the question paper, both of them, with the link in the description. You can check that out. You have to access it through the Android app, whose link is also given in the description. Okay. Now, how was the paper? So the paper, I would say, was moderate. I would say it was not really difficult. There were plenty of questions which were doable, easy questions. For example, the first question that we have, it's simply a question where you can simply do x, y, and then simply take 3x square plus 6 plus 2y square, and this is always positive, so it can never be zero. So the only solutions are x equals to 0 and y equals to 0. It's a pair of straight lines. So yeah, questions were doable. Similarly, question 2 was also doable. Now all of these solutions have been detailed, and obviously I will post from time to time very interesting questions of out of the papers from UGA and also UGB. So while recording this, UGB has not been conducted yet, so you shall get UGB as well. And जिनका भी पेपर जिन्होंने भी दिया है या फिर जो भी नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर जो ड्रॉप देके और एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे अलोंग विद जेई में भी, जो भी है, द न्यू बैच इज आल्सो लाइव एंड रनिंग फॉर द 2026. जो ऑलरेडी बैचेस में है 2025 से, दो दे डू नॉट रियली नीड टू जॉइन इट अगेन. दे विल गेट अ फ्री सब्सक्रिप्शन अप टू 2026. ओके, वी हैव ओनली अ वेरी फ्यू पीपल राइट नाउ इन द बैच, बट जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं दे हैव टू ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द कोर्स, तो वो भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा. बट ओके, एज पर व्हाट वी हैव स्टडीड इन माय कोर्स एंड जो भी आप लोगों ने, जो आप नहीं भी पढ़े होंगे, आप लोगों ने खुद से जिन्होंने भी दिया है, आई होप कि आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि द क्वेश्चंस एज आई सेड वर डूएबल. तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे थे, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी नॉलेज लगानी पड़ेगी. तो आप जब सॉल्यूशंस देखोगे जो मैंने प्रोवाइड किया है, दोज आर गोइंग टू बी ग्रेट एंड वेरी डिटेल्ड. तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. तो स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने. And geometry questions, there were a lot of questions. Like this kind of questions were on the easier side, I would say, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, सिंपल लॉजिक लगाना होता है. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जहाँ पे चीज़ें उतनी आसान नहीं थी. जैसे ये क्वेश्चन इजी था, बट एकदम नीचे अगर हम आ जाएं तो ये भी इजी था. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था. So 21 was a good question, and for people who do not really know about the unit box function, it might be very tough. And आपको आना भी नहीं चाहिए यूनिट बॉक्स फंक्शन, बट अगर बाई चांस आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कन्वोल्यूशंस क्या होते हैं, देन इट वुड हैव बीन इजी. अदरवाइज ये थोड़ा मेसी होगा. बट हाँ, सोल्यूशन में मैंने वैसे ही किया है जैसे आप कभी एग्जाम में अभी आईएसआई देने वाले हो, तो आप जैसे करते हैं वैसे ही हमने दिया है, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू सम हायर मेथड्स, बिकॉज हायर मेथड्स में डायरेक्ट आंसर आता है ऑब्वियसली. ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर बेस फंक्शन है. तो एनीवे, दोज आर नॉट रियली समथिंग वी हैव टू डिस्कस. ओके, 23 वाज इजी. यू सिंपली हैव टू फाइंड आउट द सम एंड इक्वेट, एंड इसका आंसर 11 आएगा. दिस वन वाज बाय फार probably the easiest question, along with question number 1. It was very easy. And similarly, अगर मैं इसके बाद बात करूं, ओके, दिस वन वाज अ गुड क्वेश्चन. ओके, दिस वन वाज अ गुड क्वेश्चन. और ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, एटलीस्ट, कि यहाँ से आपको जो भी चीज़ें निकालनी होती हैं. अच्छा, ओके, बाय द वे, ये एक इजी क्वेश्चन था. एंड इसके बाद था 28, एंड दिस वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. 28 वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी. यू यूजुअली नो दिस लिमिट ऑफ द सम टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं अबाउट द पेपर, कट ऑफ माइट बी समवेयर बिटवीन 72 टू 80. अभी मैं थोड़ा लार्ज स्केल रख रहा हूँ इसका, आउट ऑफ 120 फॉर द यूजीए पेपर. बट वी विल डिस्कस कि इसका एग्जैक्ट रेंज कैसा हो सकता है बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स, जो अभी तक मुझे मिला नहीं है. बट या ये कट ऑफ रेंज हो सकता है इसका. ओके, लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ द ISI BStat 2025 UGA. So, पहला question, if you all remember, it was basically to find the locus of the point satisfying this.
And we have seen that I already explained in the question paper section as well that आप इसको easily factor कर सकते हो in xy whole into 3x square plus x plus 2y square equals to 0. And obviously you obviously consider the two cases, right? xy 0 है या फिर ये 0 है. Obviously the second factor which everyone can see is consisting of perfect squares plus a positive number. Perfect squares are always greater than equal to 0. So 3x square greater than equal to 0 है. 2y square is greater than equal to 0. The sum 3x square plus 2y square plus 6 when is positive and cannot be 0. So if this term cannot be 0, then obviously xy has to be 0, which means x0 or y0, which are nothing but two straight lines, right? Which means if we come back to the options, the answer option A, which was a pair of straight lines, is going to be correct. And now, if there were different codes, the option number could differ. So it might be B for someone. I don't know yet. But yeah, just focus on the answer, which is a pair of straight lines. Okay. Question 2, bounds for the integral 3 to 5 dx upon 1 plus x cube. Very easy question. Simply, since you have the bounds on 3 to 5, which is x, the bounds on x are given, we can bound 1 plus x cube between 28 to 126. And therefore, it's reciprocal. It is between 1 by 126 to 1 by 28. Integrate from the interval 3 to 5, which is nothing but basically we are doing bounding, so we are just integrating 1 here on both sides. So basically we are doing this on both all three sides since it's a continuous function and it's a positive function. Therefore you should get this value, and now since 1 by 63 is again greater than 1 by 64, you get this strict inequality, which is 1 by 64 less than I less than 1 by 14. Therefore option C is correct. Okay, so far so good. Okay, so the difficult questions would be coming in very soon, but we are now at question number 3, which again was an easy question. You simply multiply this out to get 1 minus 9x square whole to the power 6, and then you multiply this again to get 1 minus 81x to the power 4 whole to the power 6. And you understand that the term where it would be squared is going to be the answer, right? Because we only want the coefficient of x to the power 8. So just do the general binomial thing, equate it to k equals to 2, and then simply get the answer. That would be okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. So again, this was again easy one, I would say. You simply have to see कि P of A complement given B and P of A given B. This is the correct statement and this is not. ठीक है, because the first one is not necessarily true because इसमें conditional जो में है ना, उसमें आपके पास दिया गया है B और B complement and not सामने. So this is a total probability case जहाँ पे आपको यही मिलता है, but इसमें नहीं मिलेगा, ऊपर वाले में नहीं मिलेगा. So this is not necessarily true. So ठीक है, आप solution यहाँ पे देख सकते हो. You can read it out and obviously the answer would be B, which is 2 is always true while one is not always true. Okay. Question number 5. एक पॉलिनोमियल है अपने पास 11th डिग्री का, एंड आपको इसका डेरिवेटिव कंसिडर करना है क्योंकि व्हाट वी वांट आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए साइड में. वी वांट टू फाइंड आउट कि इसमें रियल रूट्स को लेके हमें इन्वेस्टिगेट करना है, राइट? तो जिस वैसे आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, ये निकल के आता है x टू द पावर 4 77 x टू द पावर 6 प्लस 20. एंड ऑब्वियसली ये चीजें ग्रेटर देन 0 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल रियल एक्स, व्हिच मींस ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. और अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, राइट? अब अगर ऐसा है तो एक ही इसका रूट हो सकता है मैक्सिमम, और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चीज है, एक एग्जैक्ट रियल सोल्यूशन इसका होगा ही बिकॉज इट इज अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल. सो since it is an odd degree polynomial and it's strictly increasing over minus infinity to plus infinity, we have only one real solution. So option A is the correct answer. चलिए question number 6. Again a very good question. It's called the min max or max min theorem. So मैं इसको ज़्यादा explain नहीं करूँगा, but आप यहाँ पे देख सकते हो कि how we are going to establish these inequalities. It's very easy. The notation जो है that's very complicated. So be very careful with the notation. जहाँ पे we have defined two extra things यहाँ पे, mj and capital MJ denoting the minimum and maximum over the values of I. And with that in hand, we are also finding out the relationship between alphas and the betas. Okay. So this is what we do. So and we have also shown that अगर अल्फा और बीटा जो इक्वल्स टू एक ऑप्शन है वो होल्ड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक एग्जांपल मैट्रिक्स है अपने पास 0 1 2 3 जहाँ पे m2 और n2 है. एंड इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यूज है मेरे पास दिए गए हैं एंड अल्फा लेस देन बीटा होता है, तो कभी भी ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगा ये. बट दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज दिस मीन्स क्या, अल्फा लेस देन बीटा और अल्फा इक्वल्स टू बीटा, राइट? इस नोटेशन का मतलब, which means whatever the option is, it's correct because we have alpha less than beta as the answer.
चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वाज ज्योमेट्री क्वेश्चन। इसमें एक फिगर भी दिया गया था। आई हैव नॉट इंक्लूडेड द फिगर हियर। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जहाँ पे एबीसीडी आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था एंड एबी एंड बीसी एंड एडी सी डी इक्वल है। ऑल्सो दैट एबी बाई एडी इज 1/3। तो नेचुरली एबी को अगर आप के मानोगे तो एडी को उसका 3 टाइम्स मानोगे। तो एबी बीसी दोनों बन गया के, एंड एडी और सीडी दोनों बन गया 3 के। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में क्या लगता है? टॉलेमिस थ्योरम, है ना? द टॉलेमिस थ्योरम टेल्स अस दैट कि दिस इज ट्रू, and if you set the values you get that AC into BD, which is the product of the diagonals, is going to be 6k square. Okay, now again since AD equals to CD equals to 3k, ADC is isosceles, right? दोनों साइड्स इक्वल हैं। कोसाइन लॉ आप लगाओगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको AC का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, एंड ये जो AC का वैल्यू मुझे मिला, इसके बाद मैं ऑपोजिट एंगल वाली थियरी को जैसे ही लगाता हूँ, मेरे पास फाइनल आंसर नीचे आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई डोंट हैव द फिगर हियर, सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑब्वियसली 180 डिग्री होते हैं एंड AB और BC के होते हैं। तो ABC जो आइसोसेलेस है, जिसमें बेस एंगल्स दोनों कितने हैं, इसको मैंने थीटा लिया, तो 180 माइनस थीटा बाई 2, 180 माइनस ABC बाई 2, जो कि थीटा हो गया, थीटा बाई 2, राइट? क्योंकि ये मैंने थीटा लिया यहाँ पे, बिकॉज ADC क्या है, गिवन है मेरे पास, इट इज थीटा, इट वाज गिवन, करेक्ट? सिमिलरली BCD का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ABC प्लस बेस एंगल इन ADC विच इज 90 डिग्री। देयरफॉर ये टोटल लगा के हम निकाल सकते हैं कि ABD is a right angled triangle, and therefore solving for it you get the different values, that BD is k root 10, AC is 3k root over 2 by 5, and इसको when I equate this, because I have another value of AC, right? When I equate this, I get this, from which I get cos theta equals to 4 by 5, which is the correct answer. So it was a good question, I would say. More of a question जहाँ पे आपको ज्योमेट्री थोड़ा बहुत, बट मोस्टली प्रॉपर्टीज एंड अलजेब्रा से पूरा मैनिपुलेशन करना है. ओके, so next question was to see if this is injective or subjective. So first of all, 0 1 और 1 0 दोनों जो चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें ही बेसिकली एक ही आउटपुट पे जाती हैं, सो इट कैन नॉट बी इंजेक्टिव, पहले ही ये निकल जाता है. ठीक, आप इसमें 0 1 बैठाओ और 1 0 बैठाओ, दोनों वैल्यूज दो, दोनों ही वैल्यूज आपके पास एक ही जगह पे आ जाएगी, 1 1 विच इज राइट. तो दैट मीन्स टू डिफरेंट इनपुट्स और एक सेम आउटपुट, इंजेक्टिव नहीं हो सकता. एंड देन कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, अगर सब्जेक्टिव होता तो क्या होता, बी में जो भी पॉइंट आप लेते, बी कौन सा है, बी है ऑल द रियल नंबर 0 2 0 2. मतलब बेसिकली कोई भी आप नंबर ऐसे पेयर में ले लो, u, v में, जहाँ पे u होगा कहाँ से, 0, 2 से, और v कहाँ से होगा, 0, 2 से. ओके, नाउ अगर ऐसा होता, ये सब्जेक्टिव होता, तो फॉर एवरी uv देयर वुड एग्जिस्ट अ प्री इमेज, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंट्रडिक्शन यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि 2, 0 मान लो अब b में है, क्योंकि मैं u को ले सकता हूँ 2 और v को ले सकता हूँ 0, बिकॉज दे बिलोंग इन दिस इंटरवल्स, राइट? और अगर ऐसा होता, देन आई कैन से दैट देयर एग्जिस्ट सम एक्स वाई, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2, 0. अब इसको वैल्यू पुट करके आप इक्वेट करोगे तो ये दो इक्वेशंस आपके पास मिलेंगी. बट इससे आपको क्या मिल रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो इससे क्या मिल रहा है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0. बट आपको तो ऑलरेडी पता है कि x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दीज टू बेसिकली गिव यू द फैक्ट दैट x इज इक्वल्स टू 0. आपको ऑलरेडी पता होगा, ये जो a less than equals to b and a greater than equals to b would imply a equals to b with certainty, right? Which means इसका वैल्यू आता है x0 y0, बट वो तो ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना? Which means it is not surjective as well. There exists no xy such that the point 2, 0 is satisfied. So it's neither surjective nor injective. ठीक है. 9 was very easy. It was simply a fact where you have to find that if there exists some Pythagorean triplet or not, and there does exist. 27, 36, 45 is the only answer here. ठीक है. Question 10 was where you had 12 boxes arranged in a circle, ऐसे ऐसे सर्कल में अरेंज्ड हैं, और एवरी कंसेक्यूटिव फोर, एवरी जो कंसेक्यूटिव फोर है ना, ऐसे घूमते हैं, उनमें टोटल सेम होगा. नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसको हम रेकरेंस से सॉल्व कर सकते हैं. तो रेकरेंस में क्या होगा, वी कैन सेट बेसिकली ai से ai प्लस 3, जो कि द सम ऑफ फोर बॉक्सेस, उनके कंटेंट्स का सम, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 12, और हम यहाँ पे आई मॉड 12 लेके काम करेंगे, मतलब आई मॉड 12 लेके हम काम करेंगे.
बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि जब आप I12 बैठाओ ये क्या बनेगा I12 A13 A14 A15 बट देर आर नो A13 14 15 बट क्योंकि ये साइक्लिक है तो A13 मतलब क्या पहले आप 1 पे आ चुके हो A14 मतलब 2 पे आ चुके हो A15 मतलब 3 पे आ चुके हो है ना। एंड उन्होंने ये कहा है कि सारे जो सम्स है वो इक्वल होते हैं किसी टी के बाद। ठीक है इसको आप मार्क करके रख लो इस इक्वेशन को। अब अगर ऐसा है तो कोई भी सक्सेसिव AI और AI+1 SI और SI+1 इसके वैल्यूज इक्वल होंगे और आप इसको इक्वेट करते हो फॉर एनी आई तो आपको मिलता क्या है AI=AI+4। और आप देख रहे हो इन दोनों में ये AI और AI+4 के अलावा बाकी तीनों क्वांटिटीज सेम ही हैं राइट। विच मीन्स इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है सम डिपेंड करता है बस AI और AI+4 के ऊपर। विच मीन्स ये पीरियोडिक सीक्वेंस है विद पीरियड 4। विच मीन्स कि मैं जो टोटल अरेंजमेंट करने वाला हूँ वो चार ही एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि A1 A5 ऐसे करके राइट A9 एंड देन आई थिंक A13 विच इज अगेन A1 आ रहा है। तो A1 A2 A3 A4 जो पहले आप चार वैल्यूज लोगे इन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि इसके बाद में जो वैल्यू आएगा A5 ये जो 5 है ये A1 होना चाहिए। इसके बाद जो वैल्यू आएगा A6 वो A2 होना चाहिए राइट। तो बेसिकली ये चार ही हैं आपके पास और इन आपके पास ऑप्शंस क्या है 1 2 3 4। कैसे आप लोगे 4 टाइम्स 4 to the power 4 टोटल नंबर। समझ में आई बात। पहले चार नंबर्स जो हैं A1 से A4 दो ज़्यादा ओनली वंस दैट मैटर। उसके बाद जो भी आएगा वो A1 A2 A3 A4 ही होगा। फिर A1 A2 A3 A4 होगा दैट हैज़ टू बी मेट। ओके ओके क्वेश्चन 11 वाज अ गुड क्वेश्चन अगेन। इसमें आपके पास रिकरेंस है एंड देन हम क्या कर रहे हैं इसको एक कैसीनी रिकरेंस कहा जाता है। दिस इज नोन एज अ कैसीनी टाइप प्रॉब्लम। So you may not have heard about it, but okay, I immediately spotted it, and you will spot it too once you find these related things when, or if you just study about this either from my courses or from any good book जहाँ पे भी आपका ओलंपिक डिस्कशन होता है वहाँ पे आप इसको आपको ये मिल जाएगा कि इस तरीके की चीजें क्या होती है डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिसेस में राइट। तो ये जो चीज है ना आपका क्वेश्चन देख के आपको समझ में आता है कि ये किसनी टाइप प्रॉब्लम है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि D101 D99 माइनस D100 का स्क्वायर निकालो। सो an+1 an-1 माइनस an स्क्वायर -1 होल टू द पावर n होता है। दिस अ वेरी फेमस आइडेंटिटी। तो इसमें भी वही है तो वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू प्रूव कि ये उसको सेटिस्फाई करता है तो करते हैं। तो आप इसको इंडक्शन से इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो। बेस केस आप प्रूव करो जहाँ पे -1 आता है dn तक अज्यूम कर लो और फिर dn+1 का जो वैल्यू है वहाँ पे आप इसको मैनिपुलेट करो। तो पहले an+2 का वैल्यू यहाँ पे डालो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो और फिर an+1 की वैल्यू वापस आप डालो यहाँ पे एंड देन आपके पास ये मिल जाएगा जो कि -dn आता है। -dn मतलब -1 इंटू -1 की पावर n विच इज दिस। देयरफॉर ये ट्रू है विच मीन्स इसका जो आंसर है T100 दैट्स गोइंग टू बी -1 की पावर 100 बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है इसका डिटर्मिनेंट आता है A101 A99 माइनस A100 का स्क्वायर। ओके सो ऑप्शन आंसर 1 विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 था राइट ट्रायंगल है एंड देन यू हैव जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑन द साइड्स। तो AR स्क्वायर आर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द हाइपोटेन्यूज राइट। सबसे बड़ा साइड यही हुआ क्योंकि R इज ग्रेटर देन 1। पिथागोरस थ्योरम से आप इसका वैल्यू निकालो। दिस इज योर वैल्यू विच इज बेसिकली आर स्क्वायर की वैल्यू वैल्यू आती है 1+√5/2 विच इज द गोल्डन रेशियो। अब इसमें क्या होगा ना इसमें जो आपको निकालना है साइन टेन जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा मुझे निकालना है। तो आप जैसे फिगर बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू आती है A/AR स्क्वायर विच मीन्स 1/r स्क्वायर। तो थीटा इज द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइज टे है ना। एंड देयरफॉर आंसर आ जाएगा √5 - 1/2। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स √5 - 1/2। ओके इजी क्वेश्चन नॉट वेरी हार्ड। 13 वाज आल्सो इजी। दो सिमिलर ट्रायंगल्स जब भी होते हैं उनमें साइड्स क्या होता है साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं व्हिच मींस दे और अगर एक ट्रायंगल एपी में है उनका साइड तो दूसरा ट्रायंगल भी एपी में होगा सिमिलरली फॉर जीपी। ठीक है दिस वर्क्स। 14 अगेन वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द रूट्स ऑफ यूनिटी वाला सेक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है। तो z तो नॉट नॉट जीरो है क्योंकि उन्होंने कहा है कि a1 bn दोनों नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली z भी नॉन जीरो है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा एंड इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर मैंने बहुत बार अपने बैचेस में भी करवाया है कि डायरेक्ट आंसर ये आता है यूजिंग रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है बिकॉज यू कैन राइट z इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा एंड देन सॉल्व फॉर इट है ना। तो दिस इज फ्रॉम द रूट्स ऑफ यूनिटी सेक्शन जहाँ पे a एंड b एन सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड सारे अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट विच मीन्स ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके
Again, एक geometry question, ABCD with a parallelogram, and then you have adjacent sides and you have the length of a diagonal, and we had to find the other diagonal. I will not explain this. This is very much similar to the previous one. And notice how we are using trigonometry so extensively in geometry. That's how it works usually. Questions ऐसे ही बनते हैं. And आपका आंसर आ जाएगा √7 cm, which is option B. ठीक है. Therefore, okay. क्वेश्चन 16 में चलते हैं. अगेन इजी क्वेश्चन आई वुड से. जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, मैंने पहले ही कहा है कि फाइंड आउट कि जहाँ पे ये पॉइंट्स मतलब इनका जो भी मॉड के अंदर है वो कहाँ कहाँ पे जीरो बनता है. तो यहाँ पे आप देखोगे 1 0 1 और -1 पे बनता है. तो हम दो तीन बनाएंगे. इस बन -1 के नीचे, जिसके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली. एक -1 से 1 के बीच में, जिसके लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग है -1 से 0 तक, और इंक्रीजिंग है 0 से 1 तक. ओके. और एक जो थर्ड केस बनेगा उसमें डिक्रीजिंग बनेगा. अब क्या होगा, क्योंकि -1 पे 4/3 है. ये भी एक्चुअली 4/3 होना चाहिए. यहाँ पे गलत लिखा है, 1 + 1/3, और ये बनेगा 4/3. ओके. f increases to x equals to -1 and decreases immediately after, और x -1 पे क्या बनता है, लोकल मैक्सिमम लाइकवाइज, विच मीन्स 0 पे एक लोकल मिनिमम बनता है. तो ग्राफ कुछ ऐसे होगी. ठीक है, ये होगा 0 वाला पॉइंट, ये होगा -1 वाला पॉइंट, और ये होगा +1 वाला पॉइंट. ठीक है, ऐसे. और ये दोनों वैल्यूज हैं 4/3, और ये वैल्यू है 1. ठीक है. सो दिस इज हाउ द whole thing is going to be decided. चलो, that would complete this. Question number 17 was also it was not a hard question, but it was a logical question. तो इसको हम सिग्नम फंक्शन ही कहते हैं काइंड ऑफ. बट जो ओरिजिन पे वैल्यू है वो उसको हमने जीरो ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है. ऑब्वियस ही बात है कि -5 से x में मुझे एक फंक्शन दिया गया है कैपिटल एफ एक्स. तो अगर मैं x लेस देन जीरो वाला केस लेता हूँ, तो इसमें क्या होता है, x अगर जीरो है तो एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स हमेशा -1 होगा. तो -1, तो आंसर आता है -x + 5 इंटीग्रेशन का. सिमिलरली आप दो और केसेस कर सकते हो, है ना. तो अल्टीमेटली जो कैपिटल एफ एक्स है वो मेरे पास ये आ जाता है. बट इसमें हम देख रहे हैं कि जो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो आता है -1 और 1 लेफ्ट और राइट में, विच मीन जीरो पे इसका डेरिवेटिव बनता ही नहीं है. राइट, बिकॉज द एल एच डी इज नॉट इक्वल टू द आर एच डी. द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव. आप इसको विद लिमिट्स भी कर सकते हो, सेम चीज है. Okay, so these are the limit definitions for the derivative. So which basically means it is differentiable everywhere except at 0. 18 वाला क्वेश्चन वाज वेरी इजी. सो आपको यहाँ पे बस इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना था. तो ln of n + 100 ln of n - 50 दोनों इक्वल ही हैं when n tends to infinity. So it basically gives you e⁵ as the answer, which lies in the interval 32 से 140 243 के अंदर, बिकॉज इसका वैल्यू है 148.4. ठीक है. सो इट वाज वेरी इजी बिकॉज l की वैल्यू क्या आ जाती है, e⁵, ये लिमिट मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 इंटू ln ऑफ n + 100 बाई ln ऑफ n - 50. ठीक है, विच इज बेसिकली e⁵ 5. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. सिमिलरली 999 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे. वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर सो दैट द प्रोडक्ट इक्वल्स 999. तीन ही 9 होंगे. सो क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. एंड देन ऑब्वियसली अगर ए बी सी डी चार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सब में 3 और 37 का फैक्टर आप डाल दो. और एक्सपोनेंट्स क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + e1 + e2 + e3 + e4, और 37 की पावर में सेम. और वो इक्वल्स टू क्या है, 3³ × 37 to the power 1. तो ये आना चाहिए ना फिर. तो इसमें हम कॉम्पोजिशन और सिमिलरली हम जो हमने सीखा है पीएनसी वाले सेक्शंस में, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है यूजिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, हम इजीली लगा सकते हैं. एंड आंसर आपका आ जाएगा 20, और इस वाले में आ जाएगा 4. बिकॉज क्योंकि 4 ऑफ द वेरिएबल्स रिसीव द लोन 37, अदर्स रिसीव ओनली 1. सो हेंस देयर आर 4 सच एक्स्ट्रा केसेस, जो हर एक 20 केसेस के साथ मल्टीप्लाई मतलब बेसिकली साथ में आएगा. तो टोटल हम ऐड कर देंगे, तो 20 + 20 + 20 + 20. तो सिंपल वैल्यू आ गया मेरे पास 80. तो 20 भी ऑप्शन में था. सो इफ यू आर गोइंग टू मिस दिस 4, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ठीक है, 4 को मिस नहीं करना है. आंसर इज 80. 20 question was very easy. Answer 1 + 1 by ln2 आएगा. You simply have to check the intervals -2 से -1, जिसमें box x क्या आएगा, -2, क्योंकि the lesser integer is -2. box x मतलब क्या, greatest integer less than x, है ना. सिमिलरली बॉक्स एक्स तो मॉड ऑफ एक्स तो -x आएगा. आप इसमें इंटीग्रेशन करो, इसमें इंटीग्रेशन करो. द ओनली इंटीग्रेशन जहाँ पे आपको एक्चुअली इंटीग्रेशन करना है वो है 0 से 1, जहाँ पे ये 2⁵x आता है. एंड उसका आंसर आएगा 1/ln2. और लास्ट वाले में x = 1 में ये कुछ भी नहीं बनेगा, बिकॉज इज सिंपली अ पॉइंट. ठीक है, एक कोई भी एक सिंगल पॉइंट पे इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है.
ओके, 21 जैसे कि मैंने कहा था यूनिट बॉक्स फंक्शन है। सो दिस इज द यूनिट बॉक्स फंक्शन, और इसमें आपको सिंपली बताना है कि जी एक्स अगर 1 है, मेरे पास ऑलरेडी दिया है, और एफ एक्स ये है, तो ऑब्वियसली जब भी 0 और 1 के बाहर वैल्यू जाएगी, जी क्या बन जाएगा? 0। मतलब ये जो -20 से 20 इंटरवल है, इसको आप भूल जाओ। अगर यही 0 बन गया तो टोटल चीज 0 है ना। तो -20 से मान लो क्या कहते हैं 0 तक, और 1 से लेके 20 तक, इन सारे इंटरवल्स में इंटीग्रल 0 है, एक्सेप्ट फॉर द इंटीग्रल 0 इंटरवल जहाँ पे 0 से 1 है, क्योंकि जीटी 0 बन जाता है, राइट, फ्रॉम द डेफिनेशन। व्हिच मींस इसको अगर 0 नहीं बनना है तो क्या करना है? तब मुझे t को 0, 1 के अंदर आना पड़ेगा, और t अगर 0, 1 में है तो x माइनस टी, जी ऑफ एक्स माइनस टी को 1 भी होना पड़ेगा, तभी भी ये 0 नहीं बनेगा। और जी ऑफ एक्स माइनस टी 1 कब बनेगा? जब x माइनस टी खुद 0 से 1 के बीच में रहेगा। और ये कब होगा? जब t रहेगा x माइनस 1 से x के बीच में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीच दिस पॉइंट। और ये जो टोटल है ये कब होगा? t दो तरीके के होता है, t है 0, 1 में भी है, और t हम बोल रहे हैं कि x माइनस 1, x में भी है। तो ये केसेस हमें देखने हैं। तो ऑब्वियसली x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 2 में क्या होता है? कुछ नहीं होता, सारा 0 हो जाता है, कोई इंटरसेक्शन है नहीं। अगर आप 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 लेते हो, तो ये क्या बनता है? ये बेसिकली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बनता है, क्योंकि 0 से लेके x वाले सेगमेंट ही यहाँ पे बस काम आता है। और 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 में क्या बनता है? 2 माइनस एक्स, क्योंकि x माइनस 1 से 1 वाला काम आता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द पीस वाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम ट्रायंगुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द पेपर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। 22 अगेन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इसमें आपको n लाइंस दी गई थी, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको पूछे गए थे कि जो इंटरसेक्शन जॉइंट सेगमेंट्स होते हैं इसमें, बट वो ऑब्वियसली कॉन्करेंट भी नहीं है, वो पैरेलल भी नहीं है, तो आप कैसे? तो इसको मैंने एक डिटेल्ड सोल्यूशन यहाँ पे दिया है। तो सिंपल बात है कि कोई भी आप चार डिस्टिंक्ट लाइन लेते हो ना, तो एक जो यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए क्या बनता है, तो आप इसको पढ़ के देखो कि फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप ऐसे इंटरसेक्शंस जो भी लोगे ना 4 डिस्टिंक्ट इंडिसेस में, वो आपका एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, और उसमें जो डायगोनल्स होंगे ना, वो डायगोनल्स ऐसे पी आई जे पी के एल पी आई के पी जे एल एंड पी आई एल पी जे के बनेंगे। अब इसमें सिंपली क्या होगा कि NC4 तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ 4 एलिमेंट सबसेट्स वो हम पहले ही निकाल देंगे, और उससे हमको जो बेस एक्सप्रेशन है n इंटू n-1 n-2 n-3/24 मिल चुका होगा। बट जो तीन नए सेगमेंट्स होते हैं हर एक ऐसे 4 एलिमेंट सबसेट्स में, वो थ्री फोल्ड होगा, वो हमको यहाँ पे काउंट जरूर करना है, ताकि इसका आंसर बने डॉट 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 बाई 8। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो आप इसको कोई भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सोल्यूशन में, प्लीज डू टॉक टू मी इन द एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, 23 वाज अ इजी क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बस सम करके इसको सिंपली इक्वेट करना था टू 2047, एंड आंसर आ जाता आपका 11, ठीक है। 2 to the power 10 is 1024, and 2 to the power 11 is 2048. 24 was one of the easiest questions. I have myself, I have basically explained this a lot of times on YouTube, on classes, in the batches and everywhere. So I think everyone must have gotten it right. 25 again was a very good question, जहाँ पे आपको यूनिट स्क्वायर निकालना था। एंड मैंने क्या किया है यहाँ पे, आपको कुछ जो एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट इज अ वेरी फ्रॉम अ वेरी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नॉट बेसिकली कंसिडरिंग कि दिस इज अ यूजीए एमसीक्यू क्वेश्चन। आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट, व्हिच इज व्हेयर यू विल सी ऑल दिस एक्सप्लेनेशन। जस्ट ड्रॉ द फिगर विद यू, एंड देन सी कैसा इसका वैल्यू आता है। तो जो भी इसका वैल्यू है, ये 2/3 to the power 1/4 के नीचे आ रहा है, सो इट सेटिस्फाइज, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो √6 माइनस √2 ये वैल्यू आने वाला है इसका, ठीक है। तो विच इज वाई इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम इसको अच्छे से प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन was one of the questions जहाँ पे we had to use some methods। तो इसमें एक टेक्निक आता है, you may or may not know about it. It's called Sturm's technique. It's a technique to find and investigate about real roots. But I have intentionally not made those naming conventions in there, because ये समझने में it might be difficult for you to understand if I go on naming too many techniques. But simply what we are going to do is we are going to simply take x minus 4 and x plus 4, make it like this, and make a different polynomial h of x, so that g of x जो मेरे पास given है, that is h of x minus 2। अब आप यहाँ पे सिंपली देखो
एक्स लेस देन -4 पे एच ऑफ एक्स लेस देन 0 है, और एक्स ग्रेटर देन 5 पे ये एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन बेसिकली एक्चुअली ग्रेटर देन 2 होना चाहिए यहाँ पे, एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, मतलब जो भी रूट्स हैं वो -4 और 5 के बीच में आने चाहिए, राइट। देखो आप, इसको हम कहते हैं डिकार्टेस रूल ऑफ साइंस भी हम कह सकते हैं, और इसको हम नॉर्मली, क्योंकि जे एक्स एक पॉलिनोमियल है और हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। -4 पे वैल्यू है ये, -3 पे ये, -1 पे ये, 0 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, मतलब 3 इसमें रूट मेरे को ऑलरेडी मिल रहे हैं यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आईवीटी, ठीक है। और ये जो 3 है, ये 3 डिस्टिंक्ट रियल ज़ीरोज़ हैं। अब आप अगर इस पॉलिनॉमियल को एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हो, आप देखोगे, क्योंकि आपको ये समझने आना चाहिए कि जे डैश एक्स इज इक्वल टू एच डैश एक्स, बिकॉज -2 वाला फैक्टर वैसे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो ये है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट्स 2 हैं, मतलब इसमें एटमोस्ट 3 टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। और 3 टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार, 4 बार क्रॉस कर सकता है। बट जे तो एक फिफ्थ डिग्री ऑड पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें जो रियल रूट्स होंगे वो या होंगे 1 या होंगे 3 या होंगे 5, है ना। 5 इसका हो नहीं सकता, ठीक है, मतलब 4 इसका हो नहीं सकता, क्योंकि 4 इज द मैक्स नंबर ऑफ रूट्स वी आर ऑलरेडी बाउंडिंग इट, तो 5 नहीं हो सकता। 3 ऑलरेडी मैंने बताया कि एटलीस्ट 3 है, तो 3 हो सकता है, बट 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि एटलीस्ट 3 है, तो ओनली पॉसिबल आंसर इज 3, सो इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, 27 वाज वेरी इजी, बिकॉज अगर आपको पता है अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे करना है, कि e टू द पावर x को हम छोटे x के लिए 1 प्लस एक्स पकड़ते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी हैंडी हियर, एंड आप इसमें लगाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, एंड सिंपली 2 - 2 टू द पावर -k इज गोइंग टू बी योर आंसर। 28 वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अगेन स्क्वीज थ्योरम का यूज करना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली नहीं बनते वो आपको स्क्वीज थ्योरम से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये तो बेसिक आप जो 1/n बाहर लाके हम करते हैं वो हमने किया है यहाँ पे, एंड एक्स के एन को हमने डिफाइन किया है k बाई एन टू द पावर 6 बोल के, तो बिकॉज k लेस देन इक्वल्स टू n, हमारे पास क्या है, ये इनइक्वालिटी आ जाती है, एंड ये एक इनइक्वालिटी है जो हम यूज करने वाले हैं यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली, ठीक है। इसका मैंने एक छोटा प्रूफ भी यहाँ पे दे दिया है, बट या नेवर माइंड दैट, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम रैशनल इंडेक्स से आपको ये प्रूफ मिल जाएगा, आप ये डायरेक्टली कर सकते हो। बट वाई इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है 3 नंबर इक्वेशन से, कि 1/n होल इंटू 1 माइनस हाफ एक्स के एन, जहाँ पे एक्स के एन क्या है, k बाई एन टू द पावर 6, राइट, लेस देन इक्वल्स टू ये, लेस देन इक्वल्स टू 1/n, और अगर आप सम करते हो ओवर 1 से n इसको, तो ये बन जाएगा ऐसा, राइट। अब an मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, राइट, an इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस जिसका मुझे क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n निकालना है मेरे को। तो ये राइट साइड में स्क्वीज्ड है बाई 1, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 माइनस समथिंग है, बट इसका अगर हम लिमिट 0 निकाल दें, सो वी आर ऑलरेडी गोइंग टू गेट द आंसर। तो आप देखो, ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं एंड देन ये लिखूं, ये आंसर आता है 1/2 टू द पावर n 4, 1/2 इंटू n टू द पावर 4, विच गोज टू 0, विच मीन्स क्या होगा, विच मीन्स सिंपली दैट 1 लेस देन इक्वल्स टू an लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये सीक्वेंस 0 को जाता है when n tends to infinity. So limit n tends to infinity an is squeezed between two values of 1. This therefore according to the squeeze theorem the value is 1. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। ओके, 29 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आपके पास 1 से लेकर 90 के बीच में आपको 5 एलिमेंट्स चूज करने हैं रैंडमली, और उनमें जो मिनिमम होगा उसको आपको डिनोट करना है यू, और उनको आपको बेसिकली ऐसे एस में चूज करना है, और उसका जो मिनिमम होगा यू मिन बताना है, और यू मैक्स बताना है उन 5 एलिमेंट्स का, ऐसे, ठीक है। और आपको टी ऑफ एस मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, जो कि बेसिकली द सम ऑफ द मिन एंड द मैक्स है फॉर अ पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ एस। मुझे निकालना है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच सिलेक्शंस, तो बेसिकली जितने भी एस पॉसिबल हैं ओवर द होल सेट ऑफ एस, जहाँ पे आप 5 सबसेट्स चूज कर रहे हो, उसका अरिथमेटिक मीन। नाउ इसकी एक टेक्निक होती है जो हमने स्टेटिस्टिक्स में हम सीखते हैं आगे जाके, एक बाइजेक्शन टेक्निक होती है, तो जिसमें हम एक बढ़ा के इसको चूज करते हैं 91 माइनस एक्स में, ताकि ये एक इन्वॉल्यूशन बन जाता है और बाइजेक्शन भी बन जाता है। आप इसको चेक कर सकते हो, और इससे क्या होगा, जो यू मिन बनेगा ना, वो बनेगा 91 माइनस एम, जहाँ पे एम इज द मैक्सिमम, और यू मैक्स बनेगा 91 माइनस स्मॉल एम, जहाँ पे एम स्मॉल एम इज द मिनिमम। और टी ऑफ फाई एस विच वाज आर बेसिकली इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल आप कह सकते हो, बट एनीवे, सो दिस इज गोइंग टू बी 182 माइनस टी ऑफ एस, बिकॉज टी ऑफ एस क्या है मेरे पास, टी ऑफ एस वाज सिंपली स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, है ना, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। नाउ
एस को अनऑर्डर्ड पेयर्स में जब भी आप पार्टीशन करोगे आपके पास क्या आएगा, फाई ऑफ एस ऐसा आएगा क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट, एंड टी ऑफ एस 91 आएगा। क्यों? तो यहाँ पे आपके पास टी ऑफ एस प्लस टी ऑफ फाई एस बाई टू जो कि मेरा एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी टी ऑफ एस प्लस 182 माइनस टी एस जो कि टी ऑफ फाई एस का वैल्यू है जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द ग्रैंड मीन जो हम निकाल रहे थे, 1/s समेशन ओवर एस फ्रॉम ऑल एस टी ऑफ एस, है ना, उसका वैल्यू 91 आ जाता है, विच मीन्स टी बार द ग्रैंड मीन इज गोइंग टू बी 91। तो ऑप्शन डी अगेन करेक्ट आंसर। और वेरी लास्ट क्वेश्चन के लिए, ये एक इनफाइनाइट टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट है, इट्स गोइंग टू बी एन इजी वन। आप इसको दो तरीके से फैक्टराइज करके तोड़ सकते हो। पहला जो आएगा वो 2/n इंटू एन प्लस वन आएगा, और दूसरा जो आएगा वो n इंटू एन प्लस वन बाई थ्री आएगा। प्रूफ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अल्टीमेटली जब आप करोगे लिमिटिंग वैल्यू से ये वाला चीज यहाँ पे जीरो चला जाएगा। सो दिस इज 2/3। So that should be the end of the solutions for the UGA paper. UGB will be updated very soon. I hope everyone had a very nice paper. And if you are someone who is preparing for ISI, CMI or exams like that, you can join the courses which are going to be launched for 2026, and the admissions are already open. आप ऐप में जा सकते हो, you can visit the app from the description and subscribe to the courses there, and it's an annual fee. So hope to see you in the classes, and if you have already given, so I really hope that you get the interview. Okay, thank you very much.